दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने चाह रही हूँ 12वीं क्लास के दूसरे पाठ का तीसरा भाग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी भारत और रूस के संबंध। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वीडियो पे जाइए और इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अब हम करवाते हैं 12वीं क्लास का लेसन 2 द्विध्रुवीयता का अंत भाग 4। इसमें हम विशेष तौर पे आपको करवाएंगे भारत और रूस के संबंध। देखिए बेटा, भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ के अंदर जो है बहुत सारे राज्य थे जो गणराज्यों के रूप में थे और रूस का उस टाइम में उसमें दबदबा था। तो जब उसका विघटन हुआ 1991 में, तो रूस सबसे ज़्यादा उभर कर आया उसके उत्तराधिकारी के रूप में। तो भारत का जब रूस से नहीं था, सोवियत संघ था, तब भी भारत के साथ अच्छे संबंध थे। और जब उसका विघटन हो गया और उसमें रूस उसका उत्तराधिकारी बना, जब भी उसके साथ अच्छे संबंध थे। तो कैसे संबंध थे देखिए, दोनों देशों के संबंध मधुर थे, बहुत अच्छे थे, शुरू से ही जो है अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। दूसरा क्या है, रूस और भारत का बहुध्रुवीय विषयों का सपना था और दोनों का एक ही सपना था, क्या? बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय क्या होता है? मैंने आपको बताया द्विध्रुवीय। द्वि मतलब दो और ध्रुव माने शक्ति। तो जब विषयों में दो शक्ति हो तो आपको पता है शीत युद्ध हुआ था, फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक शक्ति रह गया, एक ध्रुवीय विषय हो गया, वो अमेरिका रह गया। लेकिन ये दोनों क्या चाहते थे कि एक या दो शक्ति के पास पावर ना हो, विषयों के अंदर जितने भी देश हैं सबके पास समान पावर हो, सब समान रहे, सब स्वतंत्र रहे। तो इन दोनों का ही एक बहुध्रुवीय सपना था। तीसरा क्या है कि दोनों के संबंध बहुआयामी थे। आयामी क्या होते हैं बेटा? आयाम होते हैं कि सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, वो इन दोनों के ही बहुआयामी थे। मतलब कोई ये नहीं कि भाई आर्थिक संबंध ही अच्छे थे या राजनीतिक ही अच्छे थे, इनके बहुआयामी संबंध अच्छे थे। भारत और रूस की 2001 में 20 वर्षीय संधि हुई, जिसमें 80 समझौते किए गए। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे बड़ा रीजन रहा इनका साथ का कि इन्होंने 2001 में 20 वर्षीय संधि की, जो 2021 में समाप्त होने वाली है, और इसमें 80 समझौते किए गए। अब आते हैं हम आर्थिक संबंधों पे। आर्थिक संबंध क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उसने शुरुआत की थी उद्योगों की, तो भारत के जो भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में जो इस्पात कारखाने थे, उनको क्या दी? तकनीकी सहायता, क्योंकि तकनीक जो है रूस में शुरुआत से ही अच्छी थी। ठीक है, और भारत को तकनीक की आवश्यकता थी, तो वो सहायता किसने की? वो रूस ने सहायता की। ठीक है, इसके बाद आता है विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार। अब ये है कि भारत के पास शुरुआत में विदेशी मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो रूस ने क्या किया कि जो भारत का मुद्रा जो है रुपया, ठीक है, उस रुपये को ही माध्यम बनाया और भारत के साथ व्यापार किया, ताकि भारत को किसी प्रकार की कोई तंगी ना रहे। तीसरा आता है बेटा सार्वजनिक कंपनियों की मदद। सार्वजनिक क्या होता है? सरकारी। जो भारत के अंदर भारत की सरकार द्वारा जो कंपनियां खोली गई उनको कहते हैं सार्वजनिक। निजी कंपनी होती है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा खोली गई कंपनी, लेकिन सार्वजनिक जो कंपनियां थी जो भारत की सरकार ने खोली थी, रूस की सरकार ने उनकी मदद की। ठीक है, उसके बाद आता है ऊर्जा आपूर्ति। जो रूस ने क्या किया, ऊर्जा के जो बहुत सारे केंद्र थे रूस के पास, काफ़ी ऊर्जा वो जो है उत्पन्न करते थे, तो ऊर्जा की आपूर्ति जो है भारत को रूस ने अपनी तरफ से प्रदान की। अब आपको पता है ऊर्जा के बिना कुछ नहीं चल सकता, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यापार नहीं हो सकता, तो उस ऊर्जा की आपूर्ति रूस की तरफ से की गई। 5वां पॉइंट आता है बेटा भारत रूस से तेल आयात करता है। अब बीच में क्या हो गया था कि तेल का जो व्यापार था, तेल की जो है तंगी आ गई थी, उस समय में भी जो है रूस ने क्या किया, तेल जो है भारत को दिया और भारत ने तेल का जो है आयात किया। ठीक है, रूस एक निर्यातक देश है, देने वाला क्या होता है? निर्यातक, और जहाँ से हम आयात करते हैं वो आयातक। तो हम क्या थे? हम आयात करने वाले थे, तो रूस से आयात किया। अब हम आते हैं दोनों में जो है सैन्य के मामले में कैसे संबंध थे। पहला, भारत रूस से हथियार खरीदता है। एक तो अब तो भारत क्या है, रूस से हथियार खरीदता है, लेकिन जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब भी जो है रूस ने जो है हथियार देकर, सेना देकर भारत की मदद की थी। तो ये पहला जो संबंध है ये है कि आपस में जो है हथियार खरीदता है। उसके बाद है
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण। फिर दोनों ने, जो मैंने आपको बताया कि 20 वर्षीय जो संधि की थी उसमें 80 समझौते किए, उन समझौतों में किए भी था ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करना। ठीक है, अब तो ये निर्माण हो चुका है, लेकिन अब आगे भी और जो है इस ऐसी जो मिसाइलें बनाने का कार्य वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, 21वीं सदी में लड़ाकू विमान। अब जो है दोनों ने मिलकर एक लड़ाकू विमान भी बनाया है जो और देशों की अपेक्षा बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद है S-400 का निर्माण। S-400 क्या है बेटा, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो रूस और भारत ने मिलकर बनाया है, और ये काफ़ी जो है बहुत ही ये लगा लो शक्तिशाली है, और ये ऐसा है जो किसी भी देश के पास अब तक नहीं है। तो ये है हमारे सैन्य शक्ति संबंध। अब आते हैं इसके राजनीतिक संबंधों के ऊपर। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर मुद्दा है आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सबसे बड़ा मुद्दा है तनाव का। तो इसमें जब भी यूएनओ में कश्मीर मुद्दा गया है तो रूस ने हमेशा ही भारत का समर्थन किया है। ठीक है, अब है दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की निंदा। एक हमेशा से आपको पता है भारत के अंदर भी, कश्मीर के अंदर बहुत सारे आतंकवादी आ जाते हैं, बार बार में जो है वो आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं। ऐसे ही जो है रूस के अंदर भी एक चेचन्या शहर है, उसमें भी ऐसा ही कुछ है। तो भारत और रूस ने जो है हमेशा ही आतंकवाद की क्या की है, निंदा की है। वो कभी नहीं चाहते कि आतंकवाद किसी भी देश में फैले, और वो तो ये उन्होंने यहाँ तक है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, इस टाइप के जो कार्य करते हैं। उसके बाद आता है अमेरिका विरोध के बाद भी भारत को क्रायोजेनिक जो है ईंधन दिया। ये क्या होता है बेटा, ये होता है रॉकेट का ईंधन। ठीक है, जो आपको पता ही है चंद्रयान 2 वगैरह अभी आपने देखा, या मंगल मिशन जैसे जो भी भारत ने ऐसे जो मिशन किए हैं वो इन्हीं की मदद से किए हैं। तो ये जो ईंधन है ये किसने दिया, ये रूस ने दिया। किसके बावजूद, जब अमेरिका ने इसका बहुत काफ़ी मात्रा में विरोध किया कि ये भारत को देना नहीं है, लेकिन फिर भी रूस ने जो है भारत को ये दिया। ठीक है, उसके बाद आता है लोकतंत्र में विश्वास। एक दोनों ही देश क्या चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। वो राजतंत्र में, तानाशाही में, निरंकुशता में विश्वास नहीं रखते। वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि लोकतंत्र हो, ताकि जनता जो है अपने तरीके से अपने नेता चुने और अपनी जो है प्रॉब्लम है उनका सलूशन वो कर सके, और आराम से स्वतंत्र और समान तरीके से वो देश के अंदर रह सके। तो ये थे इसके राजनीतिक संबंध। अब मैं आपको करवाती हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं। द्विध्रुवीकरण के लाभ, एक तो लाभ पूछे जाते हैं कई बार इसके। तो सबसे पहला लाभ था विचारधाराओं को प्रोत्साहन। एक तो जब द्विध्रुवीकरण हुआ तो विचारधाराओं को बहुत प्रोत्साहन मिला। दोनों ही विचारधारा, कौन सी, साम्यवादी और पूंजीवादी। ठीक है, उन दोनों ही विचारधाराओं को जो है बहुत प्रोत्साहन मिला। दोनों ही, मैंने बताया कि विश्व 2 गुटों में बट गया, तो विश्व के अंदर 2 ही भाषाओं को या 2 विचारधाराओं को मान्यता मिलने लगी। आधे देश पूंजीवाद को अपनाने लगे, आधे साम्यवादी विचारधाराओं को, तो इसको प्रोत्साहन मिला। तो दूसरा क्या है, शांति स्थापना में सहायक। अब देखो, अब पूरा जो विश्व है वो 2 भागों में बट गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। ठीक है, तो दोनों पावर अगर समान है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि पता है कि दोनों बराबर हैं, कोई कमज़ोर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो क्या रहेगी, विश्व के अंदर क्या होगी, शांति रहेगी। तो दूसरा क्या था, शांति स्थापना में सहायक। तीसरा क्या है, शक्ति की समानता। अब जो 2 ध्रुव होते हैं उनमें क्या होती है, शक्ति क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो समानता के कारण जो है इसके अंदर कोई भी युद्ध नहीं होता। इसलिए तो यहाँ पे शीत युद्ध हुआ था, मतलब डायरेक्ट युद्ध नहीं होता। दोनों को पता है, दोनों के पास जो है शक्ति समान है। अगर युद्ध हो गया तो बहुत ही जो है विनाश हो जाएगा दोनों ही देशों का, दोनों देश क्या बल्कि पूरे विश्व का, क्योंकि आधे आधे देश बटे हुए थे। तो शक्ति की समानता होती है। तनाव को कम करने में सहायक। अब जब इनमें लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं तो तनाव अपने आप ही नहीं रहेगा, तो तनाव को कम करने में सहायक है द्विध्रुवीकरण की व्यवस्था। क्योंकि 2 और ध्रुवीकरण, शक्ति तो 2 देशों के पास शक्ति है और पूरा विश्व उनके पीछे है, तो क्या है कि वहाँ पे तनाव होगा ही नहीं, लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। तो ये इसके लाभ है बेटा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, लाभ। एक तो विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला,
एक जो है दोनों बराबर थी शक्तियाँ, तो जो है लड़ाई झगड़े नहीं हुए, तो शांति की स्थापना में सहायक रही। दोनों बराबर थी, शक्ति थी, तो उनमें क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, शक्ति की समानता थी दोनों के अंदर, और जो है लड़ाई नहीं हुई, तो जो है देशों के अंदर तनाव कम हो गया। इसके बाद द्विव्यवस्था की समाप्ति के कारण, या ये लगा लो द्विध्रुवीकरण की समाप्ति के कारण या पतन के कारण, जो भी है, तो ये कई रूपों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका पहला रीजन क्या रहा, अमेरिका में फूट। अमेरिका क्या है, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश जो अमेरिका के साथ थे, उस पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, उन्होंने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया और अब वो अमेरिका के ऊपर अविश्वास करने लगे। तो इससे जब अमेरिका का साथ देना लोगों ने छोड़ दिया, तो वो अकेला महसूस करने लगा, पहला रीजन। दूसरा कारण रहा सोवियत संघ में फूट। अब मैंने आपको बताया था कि 15 गणराज्यों से बना था सोवियत संघ। अब 15 गणराज्य क्या थे, उनमें आपस में क्या होगी, फूट पड़ गई। अब फूट पड़ गई तो क्या, वो अगर सारे 15 इकट्ठे थे तभी तो सोवियत संघ था, फूट पड़ने के कारण वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो दूसरा रीजन समाप्ति का ये रहा कि सोवियत संघ के अंदर फूट का पड़ना। तीसरा कारण क्या रहा, सोवियत संघ का पतन। अब 15 राज्यों के अंदर फूट पड़ गई, वो सारे अलग अलग गणराज्यों में बट गए, यानी 15 राज्यों में बट गए। ठीक है, अब 15 देश एक जगह से बनेंगे, उसका पतन हो गया, तो अब एक देश का पतन हो गया तो द्विव्यवस्था अपने आप ही समाप्त हो गई। ठीक है, तो तीसरा रीजन रहा सोवियत संघ का पतन। चौथा कारण क्या रहा, कमज़ोर आर्थिक स्थिति। मैंने आपको बताई थी कि अमेरिका के अंदर और सोवियत संघ के अंदर आपस में शीत युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वो दोनों ही अपना पैसा किस पे लगा रहे थे, हथियारों पे लगा रहे थे। उन्हें पता था कभी भी युद्ध हो सकता है, तो वो हथियारों पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे थे। एक जो 2 गुट बन गए थे, दोनों गुटों में बहुत सारे देश शामिल थे, उनका खर्चा भी वो उठा रहे थे कि कहीं युद्ध हो जाए तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, या उनकी जो कमज़ोर स्थिति थी उसको ऊपर उठाने का भी प्रयास कर रहे थे। छोटे छोटे देश भी अपना फ़ायदा उठा रहे थे इन देशों के साथ मिलके। तो ऐसे उनकी सहायता करते करते इन दोनों ही देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब उनमें क्षमता नहीं थी कि वो जो है आपस में तनाव बनाए रखें, तो ये भी एक पतन का कारण रहा। तो मैंने आज जो है लेसन 2 द्विध्रुवीयता का अंत समाप्त कर दिया है। इसे ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मेरी वीडियो देखने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।